जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हाउ कैन वी लर्न टू स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश विद हाई एक्यूरेसी, कि हम हाई एक्यूरेसी के साथ कैसे इंग्लिश को लिख और पढ़ सकते हैं। हम इंग्लिश लिखना कैसे सीख सकते हैं और पढ़ना कैसे सीख। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टू स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस में दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ग्रामर, सेकंड थिंग कंपोजिशन। ग्रामर क्या है? ग्रामर है तमाम कैटेगरीज, जिस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच है या सेंटेंसेस है या मूड ऑफ स्पीच है। तो ये तमाम कैटेगरीज का एक ब्रीफ इंट्रो है, वो ग्रामर है। और कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन है कि जहाँ हम मुख्तलिफ वर्ड्स को एक खास पोजीशन पर या मुख्तलिफ वर्ड्स को एक खास मौके पर और पोजीशन पर कैसे इस्तेमाल करना है। सेकंड थर्ड थिंग है व्हाट इज गुड इंग्लिश। गुड इंग्लिश क्या है? आफ्टर completing this whole course learning, you will see you will be able to distinguish between the good English and bad English. What are the strategies we should follow to write good English? First strategy ये है कि आप इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन सीखें। सेकंड ये है कि आप स्टडी करना सीखें, बुक्स, डिफरेंट बुक्स स्टडी करें। एंड देयर आर सो मैनी गुड बुक्स टू रीड that we have no time to read bad books. And next, how can we choose the correct words for our ideas? How can we get accuracy and exactness in our speaking and writing? जो मेन पर्पस है हमारे कोर्स का वो ये है कि हम accuracy कैसे हासिल कर सकते हैं and exactness कैसे हासिल कर सकते हैं अपनी राइटिंग में। इसके बाद है how can we better understand the text written in English? हम जो भी टेक्स्ट रिटन इन इंग्लिश, जो भी चीज़ इंग्लिश में लिखी होगी, तो साफ साफ बात है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो हमें रोजाना किसी न किसी चीज़ से वास्ता पड़ता रहता है जो इंग्लिश में लिखी हो। तो उसको हम बेटर कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन वी बी एबल टू स्पीक और राइट व्हाट वी वांट टू डू या व्हाट वी थिंक। हम अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को किस तरह बेहतर अंदाज में, बेहतर लैंग्वेज में किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन वी बी एबल टू से और राइट द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस और ओकेजन। And how can we be able to write as clearly as possible, be able to write what we think of. ये next है मेरे पास जो हमारा कोर्स है, जो हमने कोर्स डिज़ाइन किया है, वो उसका ब्रीफ इंट्रो। इंग्लिश बेसिकली कोई भी लैंग्वेज जब हम सीख रहे होते हैं, जैसा कि आप इंग्लिश का हमने कोर्स डिज़ाइन किया इंग्लिश सीखने के लिए, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक लिटरेचर, सेकंड थिंग लिंग्विस्टिक्स। तो कोई भी ज़बान सीखने के लिए उसका लिंग्विस्टिक्स का सीखना ज़रूरी है। लिंग्विस्टिक्स सीखने के बाद सेकंड स्टेप है कि उसका लिटरेचर पढ़ें, हमें उसके समाज का पता चले। तो फर्स्ट थिंग जो है यहाँ पर, फर्स्ट थिंग है लिंग्विस्टिक्स। हम सबसे पहले लिंग्विस्टिक्स पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक्स क्या है? लिंग्विस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल rules and regulations of that language. All rules and regulations, जो लिंग्विस्टिक्स है वो हमारे पास तमाम रूल्स और रेगुलेशंस का मजमू है। और रूल्स और रेगुलेशंस को हम टू कैटेगरीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है वो है ग्रामर एंड सेकंड है हमारे पास कंपोजिशन। ग्रामर क्या है? ग्रामर बेसिकली तमाम जो कैटेगरीज कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जो भी कैटेगरीज हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी रूल इस्तेमाल करेंगे, जो भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे, उसका एक नाम होगा, उसकी एक कैटेगरी होगी, वो एक खास कैटेगरी में फॉल करेगा और उसका एक खास मौके पर और एक सेंटेंस में एक खास जगह पर इस्तेमाल होगा और उस वो मुख्तलिफ सेंटेंसेस में मुख्तलिफ मीनिंग्स देगा। तो उन तमाम चीज़ों के जो नाम है उनका ब्रीफ इंट्रो है वो ग्रामर में है। और कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन वो है कि जो चीज़ें हमने ग्रामर में सीखी हैं, जो भी लैंग्वेज की कैटेगरीज हैं, उसमें लैंग्वेज को सीखने के लिए जो भी चीज़ें हमने ग्रामर में सीखी हैं, उनको बेहतर तौर पर हमने इस्तेमाल कैसे करना है, हमने लैंग्वेज लिखनी कैसे है, उसमें बोलना कैसे है। जैसे ग्रामर को हम चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकंड पर वॉइस ऑफ स्पीच। वॉइस ऑफ स्पीच क्या है? पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। इसके बाद है मूड ऑफ स्पीच।
मूड ऑफ स्पीच क्या है कि हम किस टोन में, किस लहजा में और किस मौके पर बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मूड ऑफ स्पीच। और इसके बाद एंड पर हम ग्रामर में जो पढ़ेंगे वो है टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस ज़माना होता है, मुख्तलिफ ज़मानों में जब हम तीन किस्म की बातें करते हैं ना, हम गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे होते हैं, या मौजूदा दौर की बात कर रहे होते हैं, या आने वाले वक्त की बात कर रहे होते हैं। तो जब हम मुख्तलिफ ज़बानों की बात कर रहे होंगे तो उनके लिए मुख्तलिफ टेंसेस इस्तेमाल होंगे। टेंसेस हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम ग्रामर में चंद बुनियादी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो ये हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बुनियादी स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का, इंट्रो क्या होता है, मतलब कि सेंटेंस क्या बना होती है, एंड सेंटेंस होता क्या है, एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बाद हम पढ़ेंगे इसमें फ्रेजेस का इंट्रो पढ़ेंगे। फ्रेजेस के बाद हम पढ़ेंगे फ्रेजेस के बाद हम क्लासेस पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो ग्रामर में हम फ्रेजेस और क्लासेस पढ़ेंगे, जो ग्रामर में हम फ्रेजेस और क्लासेस पढ़ेंगे वो सिर्फ उनका इंट्रो होगा, मतलब कि उनकी डेफिनेशंस तक होगा। जब ग्रामर का हम ये चार चीज़ें, बेसिकली हमारे ग्रामर में इन चार चीज़ों पर टोटल हमारा फोकस होगा, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वॉइस ऑफ स्पीच है, मूड ऑफ स्पीच है, एंड टेंसेस है। तो इन चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितनी किस्म के होते हैं, फ्रेज क्या होता है, एंड क्लास क्या होता है। तो ये पढ़ने के बाद फौरन बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर देंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद वॉइस ऑफ स्पीच, मूड ऑफ स्पीच, एंड टेंसेस। ग्रामर का जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एक दो तीन लेक्चर्स में, तो उसके बाद हम कंपोजिशन स्टार्ट करेंगे। कंपोजिशन में फर्स्ट थिंग हम जो पढ़ेंगे वो है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, यहाँ पर कंपोजिशन के सेंटेंसेस में क्या पढ़ेंगे, क्योंकि सेंटेंसेस की टाइप्स तो हमने पहले ग्रामर में पढ़ ली होंगी ना। तो सेंटेंसेस यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद है फ्रेजेस। तो यहाँ पर हम फ्रेजेस की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे फ्रेजेस की टाइप होती है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज के बाद होता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज के बाद होता है हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज, इसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज के बाद होता है हमारे पास एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। इसी तरह आगे क्लासेज है, तो क्लासेज की इस तरह थ्री टाइप्स हैं। जैसे हमारे पास था नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। इसी तरह हमारे पास होगा नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एंड एडवर्ब क्लास। तो ये क्लासेस के भी इसी तरह तीन टाइप्स हैं हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बाद करेक्ट यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। के पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम बेहतर अंदाज से कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आफ्टर। एक पार्ट ऑफ स्पीच है आफ्टर, तो आफ्टर एक सेंटेंस में इस्तेमाल होता है एज अ एडवर्ब, दूसरे में इस्तेमाल हो रहा है एज कंजक्शन, और तीसरे सेंटेंस में हमारे पास एग्जांपल है उसमें इस्तेमाल हो रहा है एज एडजेक्टिव। तो इस तरह हम जब मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम मुख्तलिफ कैटेगरी से बिलोंग करता है। आगे पैराग्राफ राइटिंग। व्हाट आर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। के एक पैराग्राफ को कैसे राइट करना है हमने। जैसा कि पैराग्राफ में हमेशा एक ही बात होती है। उसके बाद है एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन राइटिंग के बाद हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, फिर कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन क्या होता है? एक पैराग्राफ की बात होता है, उससे हमने सवाल करने उसके रिलेटेड, उसमें से सवाल पूछे जाते हैं, वो करने होते हैं। इसके बाद प्रेसी राइटिंग, और इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ पैसेज है। तो जो ऐसे राइटिंग है इस पर हमारा खसूसी फोकस होगा, एंड प्रेसी राइटिंग पर। ऐसे राइटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे, एंड हम प्रेसी राइटिंग को डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ बुक्स हैं जिसमें से हम एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके बाद है पैराफ्रेजिंग, डायलॉग राइटिंग, ऑटोबायोग्राफ राइटिंग। ये तमाम चीज़ें कंपोजिशन में आती हैं। नेक्स्ट है कि ग्रामर में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो ग्रामर है
या जो लिंग्विस्टिक है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ग्रामर और कंपोजिशन पर। तो ग्रामर और कंपोजिशन में बुनियादी फर्क क्या है? हम इसको दो हिस्सों में क्यों, ग्रामर को अलग क्यों रखते हैं और कंपोजिशन को अलग क्यों रखते हैं? असल में जो ग्रामर है, ग्रामर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल वर्ड्स वी स्टडी आर यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड कैटेगरी। ग्रामर को दूसरे लफ्जों में अगर दूसरे लफ्जों में डिफाइन करें तो ये होगी कैटेगोरिकल स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर methods of use in different perspectives या rules and regulation of that language। ये सब चीज़ें ग्रामर में आती हैं। अब कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन क्लियर एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग, आइडिया एंड डिजायर्स बाय मीन ऑफ वर्ड्स। हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारी फीलिंग्स हैं या डिज़ायर्स हैं, उनको हम क्लियरली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे उनको वर्ड्स की फॉर्म में लिख सकते हैं या बयान कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कंपोजिशन में आती हैं। वी हैव टू बी केयरफुल इन चॉइस एंड यूज ऑफ आवर वर्ड्स इन स्पीकिंग एंड इन राइटिंग। वी कैन नॉट राइट वेल अबाउट अ सब्जेक्ट अनलेस वी नो द सब्जेक्ट वेल। जब तक हम उस सब्जेक्ट की ग्रामर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में नहीं जानते होंगे और उसका लिटरेचर हमने नहीं पढ़ा होगा, तो हम उस सब्जेक्ट के मुतल्लिक कतन कुछ भी नहीं कह सकते या कुछ भी नहीं राइट कर सकते। इसके बाद है कि हम को वर्ड्स को या कोई भी हम बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें हम उसकी एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं कि उसमें देख रहे हैं ये वर्ड जो है ये कौन से, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस पार्ट ऑफ स्पीच से है या ग्रामर के किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो उसको स्टडी करने के लिए सम रूल्स हैं या सम एडवाइसेस एंड दैट इज फर्स्ट है द स्टडी ऑफ वर्ड्स शुड नॉट बी डल एंड ड्राई। स्टडी ऑफ वर्ड्स जो है वो डल एंड ड्राई ना हो बल्कि क्लियर एंड एग्जैक्ट हो। इसके बाद वर्ड्स शुड नॉट बी स्टडी इन आइसोलेशन फ्रॉम देयर कंटेक्स्ट, कि वर्ड्स को उनके कंटेक्स्ट से हट कर नहीं स्टडी करना चाहिए। इस तरह अभी मैंने पीछे एग्जांपल दी आफ्टर की। आफ्टर एक सेंटेंस में एज एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है, ही रन आफ्टर, वो हमारे पीछे भागा। तो यहाँ पर जो रन है वो एज एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा है। एंड एक और सेंटेंस की मैं एग्जांपल देता हूँ, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, या आफ्टर द डॉक्टर केम, बाद में कि डॉक्टर आता मरीज मर चुका था। तो यहाँ पर जो आफ्टर है वो एज अ कंजक्शन इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है रीड वाइजली एंड विद केयर, द मोर ट्रबल यू टेक द ग्रेटर योर रिवार्ड। चूज द राइट वर्ड टू स्पीक और टू राइट। रॉबर्ट लॉयड स्टीवेंसन सेज द डिफिकल्टी ऑफ लिटरेचर इज नॉट टू राइट बट टू राइट व्हाट यू वांट। डिफिकल्टी ऑफ लिटरेचर ये नहीं कि हमें लिखना नहीं आता, लिखना आता होता है, लेकिन जो रिक्वायर्ड है, जो हमसे मुमतान रिक्वायर कर रहा है या जो हम लिखना चाह रहे हैं असल में वो नहीं लिख पाते। Only careful reading and practice in writing will enable you to distinguish the nice shades of meaning and pick out just the right word. The zest that we play, the zest that we put into our reading is one of the proofs that we are alive. One of the well-known इसको आप कह रहे हैं कि एक said है कि the zest that we put into our reading is one of the proofs that we are alive. Reading of good English must play an important। जो इसके बाद थिंग है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है रीडिंग ऑफ गुड। ये सबसे आम एडवाइस है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये 9th पॉइंट। रीडिंग ऑफ गुड इंग्लिश मस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन राइटिंग ऑफ गुड इंग्लिश। कि हमने जब कोई अच्छी चीज़ लिखनी हो, अच्छा लिखना हो या अच्छा बोलना हो तो उसके लिए हमें अच्छा पढ़ना होगा, अच्छी चीज़ें पढ़ना होगा। A well-known writer has said that if you wish to write and appreciate good English, you must read and study the books where good English is to be found। ये भी वही 9th के का जो पार्ट है, 9th पॉइंट है, उसे 10th पॉइंट भी उसी की explanation कर रहा है। There are so many good books to read that we have no time to read bad and trashy books। Next है हमारे पास how can we write good English। हम अच्छी इंग्लिश कैसे लिख सकते हैं, अच्छा मजमून कैसे लिख सकते हैं, अच्छी स्टोरी कैसे लिख सकते हैं, अच्छा लेटर कैसे लिख सकते हैं, अच्छी पैराफ्रेजिंग कैसे कर सकते हैं, अच्छी एक्सप्लेनेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सम एडवाइसेस हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट वन में राइट इंग्लिश विच में बी ग्रामेटिकली करेक्ट बट मे नॉट स्टिल बी अ गुड इंग्लिश। हमें ग्रामर आ गई है लेकिन इसके बाद फिर हम अच्छी इंग्लिश नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? उसका आंसर ये है गुड इंग्लिश कैन ओनली बी रिटन इफ यू हैव हैबिट्स ऑफ क्लियर थिंकिंग एंड एक्सप्रेशन। फर्स्ट थिंग जो है गुड इंग्लिश लिखने के लिए वो है क्लियर थिंकिंग। सबसे पहली थिंग जो है वो है हमारे पास क्लियर थिंकिंग, एंड इसके बाद हमारे पास थिंग है एंड क्लियर एक्सप्रेशन, और उसको हम अपनी थिंकिंग को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड थिंग जो हमारे पास है
थर्ड थिंग है perspicuity and clarity is the first requisite of a good style. गुड स्टाइल की सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें उसमें क्लैरिटी हो एंड उसमें एग्जैक्टनेस हो। जब हम एग्जैक्ट और क्लियर बात नहीं कहेंगे तो उसको किसी भी पर्सपेक्टिव में नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है द राइटर्स मेन एम शुड बी टू कन्वे हिज आइडियाज टू अदर्स एज क्लियरली एंड lucidly as possible. H.W. Fowler and F.P. Fowler in their book The King's English clearly remark, prefer the familiar word to the far sight, prefer concrete word to the abstract, prefer the single word to the circumlocution, prefer the short word to the long word. असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई भी फॉरनर या कोई भी जो नॉन इंग्लिश है, जो अंग्रेज़ नहीं है, वो इंग्लिश सीखता है, तो वो कोशिश करता है कि हम बहुत ही मुश्किल लफ्ज़ लेकर आएँ, बहुत ही मुश्किल फ्रेजेज़ लेकर आएँ, बहुत ही मुश्किल इडियम्स लेकर आएँ, जिसकी किसी को समझ ना आए, वो हम पढ़ें या वो हम लिखें। तो इससे गैर वाज़ेह हो जाता है, हमारा जो लिखा हुआ ऐसे है या जो भी वो एम्बिगुअस हो जाता है। तो उसमें क्लैरिटी लाने के लिए, उसमें लुसिडिटी लाने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रेफर द फैमिलियर वर्ड टू द फार फेच्ड वर्ड। तो हम जो है, जो आम यूज़ में अल्फाज हैं, जो आम लोगों की ज़बान में बोले जाते हैं, वही मशहूर अल्फाज इस्तेमाल करें, ना कि रेयर लफ्ज़ या रेयर वर्ड्स हम यूज़ करें या वो ढूंढ कर ले आएँ जिसका किसी को पता ना हो। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कंपोजिशन यू मस्ट कीप ऑन राइटिंग, for it is practice alone that makes perfect. Say practice only and only that thing is practice that makes a man perfect. Practice makes a man perfect, nothing other. Gibbon once said the choice and command of language is fruit of exercise. तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे, मतलब कि राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें वो लैंग्वेज आ जाएगी। नेक्स्ट है सम बुक्स रिकमेंडेशन। जो बुक्स हम इस होल कोर्स के दौरान फॉलो करेंगे वो है, पहली जो बुक हम जिससे हम मोस्ट एक्सरसाइज करेंगे वो बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रैन एंड मार्टिन। इसके बाद नेक्स्ट जो बुक हम कंपोजिशन के लिए एक्सक्लूसिव तौर पर फॉलो करेंगे वो है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सैयद सादत अली शाह। नेक्स्ट बुक जो है वो है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय ए थॉमसन एंड ए मार्टिन। इसके बाद है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर बाय जॉन ईस्टवुड, पैराग्राफ राइटिंग फ्रॉम सेंटेंस टू पैराग्राफ बाय ट्रोथी ज़ैमेक एंड कार्लोस इस्लाम। इसके बाद लास्ट जो बुक है जिसमें से हम मुख्तलिफ पैराग्राफ एंड ऐसे राइटिंग के लिए एक्सरसाइजेज लेंगे वो है पैराग्राफ राइटिंग मेड इजी बाय रोजमेरी। एंड दीज आर बुक्स, ये जो